जय हिंद दोस्तों। पिछले वीडियो में 1 से लेकर 125 तक क्वेश्चन देख चुके हैं। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं रेलवे का घटना चक्र प्रैक्टिस सेट, जिसमें पहला चैप्टर था नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम के 125 क्वेश्चन हम ऑलरेडी देख चुके हैं। क्वेश्चन बढ़ते हैं 126 की तरफ। राणा का वजन उसकी बहन श्यामा से 140 पाउंड अधिक है, उनका संयुक्त वजन 200 पाउंड है। राणा का वजन कितना है? एक बात बताइए, राणा का वजन अपनी बहन से 140 पाउंड अधिक है, उसकी बहन का 0 मान लो कम से कम। अगर उसकी बहन का 0 है तो राणा का 140 पाउंड अधिक होगा। अगर उसकी बहन का 10 है तो राणा का 150 होगा। ठीक है, अब कह रहा है कि इन दोनों का संयुक्त वजन कितना है? 200 पाउंड। तो राणा का वजन कितना है? तो राणा का वजन 130 तो नहीं हो सकता, क्योंकि राणा का वजन अपनी बहन से तो 140 ज़्यादा होना चाहिए। अब बताओ ये 140 क्या ज़्यादा है? उसकी बहन का माइनस में तो होगा नहीं ना, कम से कम 0 मान लो। अगर 0 मान रहा है फिर भी तो 140 होना चाहिए, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। बढ़ते हैं ऑप्शन बी की तरफ। अगर राणा का वजन 170 है तो उसकी बहन का वजन कितना होना चाहिए? 30। क्यों? क्योंकि राणा का वजन अपनी बहन से 140 पाउंड अधिक है, अर्थात उसकी बहन का अगर 30 पाउंड है तो उसका वजन 170 पाउंड है, अर्थात 140 पाउंड अधिक है। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है उनका संयुक्त वजन, अर्थात राणा और उसकी बहन का जो वजन जोड़ दिया जाए तो 200 पाउंड होना चाहिए। क्या 170 और 30 को जोड़ के 200 होता है? हाँ, 200 होता है, अर्थात दी गई कंडीशन को ऑप्शन बी फुलफिल कर रहा है, तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट ऑप्शन चेक करने की आपको जरूरत नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेंटीमीटर में मान कितना होगा यदि 1 मीटर 1 सेंटीमीटर तथा 1 मिलीमीटर को जोड़ा जाए तथा कुल योग में से 1 इंच घटा दिया जाए? इस तरह के क्वेश्चन में आपको मिलीमीटर को सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर, डेकामीटर में बदलने के लिए आपको थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसके लिए मैं आपको कुछ दिखा रहा हूं, बोर्ड को ब्लैंक कीजिए। मैंने चोर देखा मगर देखो है कौन? मैंने चोर देखा मगर देखो है कौन? मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, ये मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर और किलोमीटर। हमको बड़ा कंफ्यूजन होता है कि मिलीमीटर से सेंटीमीटर बदलेंगे तो क्या करेंगे, सेंटीमीटर से डेसीमीटर बदलेंगे तो क्या करेंगे। कुछ नहीं करना है, 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, 10 की पावर 5 और 10 की पावर 6। ठीक है, अगर हमको मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जाना है तो 10 से गुणा करनी पड़ेगी। मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जाना है तो 10 से गुणा करनी पड़ेगी। सेंटीमीटर से डेसीमीटर में जाना है तो हमको 10 से गुणा करनी पड़ेगी। और डेसीमीटर से मीटर में जाना है तो हमको 10 से गुणा करनी पड़ेगी। और हमको डेकामीटर में जाना है तो 10 से गुणा करनी पड़ेगी। ठीक है, अगले नंबर में जाने के लिए हमको 10 से गुणा करनी पड़ रही है। और हमको ये भी समझ में आ गया कि सबसे पहले कौन होता है? मैंने चोर देखा मगर देखो है कौन, अर्थात मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर और किलोमीटर। जैसे हम सेंटीमीटर से अगर मीटर में जाते हैं, सेंटीमीटर से अगर मीटर में जाते हैं तो क्या करेंगे? सेंटीमीटर 10 की पावर 1 है ना, और 10 की पावर 3 होता है मीटर, तो 100 से गुणा करते हैं ना। अगर मीटर को सेंटीमीटर में बदलना, मीटर को सेंटीमीटर बदलना है तो 10 की पावर 2 से भाग करेंगे, इधर से इधर आएंगे तो 10 से भाग करते जाएंगे, और इधर से इधर जा रहे हैं तो 10 से गुणा करते जाएंगे। ठीक है, और एक और चीज़ होती है, एक गज बराबर कितना होता है? 3 फीट। एक गज बराबर क्या होता है? 3 फीट। एक फीट बराबर क्या होता है? एक फीट बराबर होता है 12 इंच। और एक इंच बराबर क्या होता है? 2.54 सेंटीमीटर। ये आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। आपको यहाँ शायद कंफ्यूजन ना हो, अगर आपको मिलीमीटर दे रखा हो, सेंटीमीटर बदलना हो तो 10 से गुणा कर दो, सेंटीमीटर से डेसीमीटर बदलना है तो 10 से गुणा कर दो। आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन की तरफ सेंटीमीटर में मान कितना होगा यदि 1 मीटर 1 सेंटीमीटर तथा 1 मिलीमीटर को जोड़ा जाए तथा कुल योग में से 1 इंच घटा दिया जाए? 1 मीटर प्लस 1 सेंटीमीटर प्लस 1 मिलीमीटर को जोड़ा जाए तथा कुल योग में से 1 इंच घटा दिया जाए। इसका हमें मान निकालना है, और हमको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है कि मान किस में निकालना है? सेंटीमीटर में। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। 10 की पावर 1 था, यहाँ पर 10 की पावर 3 था ना, तो आपको पता है कि 10 की पावर 3 का मतलब यहाँ से अगर यहाँ पर आना है तो 100 से गुणा करेंगे। आपको वैसे भी क्लियर है, इतनी छोटी चीज़ें हैं, मीटर और सेंटीमीटर में कन्फ्यूजन नहीं होता। ये 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, प्लस ये तो 1 ही सेंटीमीटर रहेगा। और हमने देखा कि 1 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में जाना है, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में जाना है तो 10 से गुणा करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/10
सेंटीमीटर, और 1 इंच में कितना होता है 2.5 सेंटीमीटर। ये सब यूनिट सेंटीमीटर में आ गई। अब हमको मान निकालना सेंटीमीटर। एक बात बताइए, 100, 101 और 101 में लगभग थोड़ा सा घटाना है, तो 100 से थोड़ा सा कम ही तो ऑप्शन होगा। ये 100 से कम है, नहीं है। ये 100 से थोड़ा कम है, नहीं है। ये 100 से थोड़ा कम है, हाँ थोड़ा सा कम है, तो होल्ड करते हैं। ये क्या 100 से कम है, ये भी नहीं है। तो इस ऑप्शन का करेक्ट होना इसकी मजबूरी है, वरना आप कह दो कि 100 और 101 ये हो गया, और ये 12 कितना हो जाएगा 0.1 माइनस 2.54 सेंटीमीटर। इसको उन दोनों को जोड़ो, इसमें से घटा लो। क्यों करना भाई, जब हमें पता है कि 100 से थोड़ा सा कम आ रहा है, तो 100 से थोड़ा कम ऑप्शन 98.56 है, तो इसको टिक करो और आगे बढ़ो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दो अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग की 5 गुनी है। यदि संख्या में 9 जोड़ दिया जाए तो अंकों के स्थान परस्पर बदल जाते हैं। अगर वो संख्या 11 है, दो अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग की 5 गुनी है। अगर वो अंकों का योग 5 है, वो संख्या क्या होगी फिर 55। दो अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग के 5 गुनी, ऐसा कहा है ना, तो संख्या कितनी होनी चाहिए 55 होनी चाहिए। यहाँ से कितनी होनी चाहिए 35 होनी चाहिए। अगर अंकों का योग 6 है तो कितनी होनी चाहिए 6 पंजे 30 होनी चाहिए। अगर संख्या के अंकों का योग 9 है तो संख्या कितनी होनी चाहिए 45 होनी चाहिए। ऐसा होना चाहिए ना। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है यदि संख्या में 9 जोड़ दिया जाए तो अंकों के स्थान परस्पर बदल जाते हैं। आप अंकों के स्थान में 9 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 50, 64। क्या अंकों के स्थान बदले 55 का बदला। अगर 30 में 9 जोड़ दो, अगर 30 में 9 जोड़ दो कितना हो जाएगा 39। क्या अंकों के स्थान बदले, नहीं बदले। अब 35 है, 35 में 9 जोड़ दो, 35 में आपने 9 जोड़ दिया हो जाएगा 44। क्या अंकों के स्थान आपस में बदले, नहीं बदले। अब 45 में 9 जोड़ दो, 45 में 9 जोड़ दोगे हो जाएंगे 54। क्या अंकों के स्थान बदले, क्या अंकों के स्थान आपस में बदले, हाँ भाई बदले। तो हमें कोई भी तरीका समझने की जरूरत नहीं है कि दो अंकों की संख्या 10x + y माने कि ये माने कि वो माने। डायरेक्ट आप ऑप्शन का सहारा लेके आप ऑप्शन को बना सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जितनी कंडीशन दे रखी हैं उन सभी कंडीशन को वो ऑप्शन फुलफिल करना चाहिए ही चाहिए। 74 को 2 भागों में विभक्त किया गया है ताकि एक भाग का 5 गुना और दूसरे भाग का 11 गुना दोनों मिलकर 454 के तुल्य हैं। तो पहले तथा दूसरे भाग क्या है, तो पहले तथा दूसरे भाग दोनों दे रखे हैं। उन्होंने कहा है कि पहले भाग का 5 गुना, 5 गुना कितना हो जाएगा 300, और दूसरे भाग का 11 गुना कितना हो जाएगा 154। 14 और 11 की 154। क्या इन दोनों को जोड़ के 454 आता है, हाँ इन दोनों को जोड़ के 454 आता है। क्या इन दोनों को जोड़ के 74 आता है, हाँ इन दोनों को जोड़ के 74 आता है। अर्थात दी गई कंडीशन ये ऑप्शन ए फुलफिल कर रहा है। तो अगले क्या दे रखा है क्या नहीं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप टिक करो और आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक संख्या को 5 से विभाजित करने पर 3 का शेषफल छोड़ती है। एक संख्या को 5 से विभाजित करें तो छोटी से छोटी संख्या मान लो। ऐसे में छोटी से छोटी संख्या अगर मैं 8 मान लूं तो 8 को 5 से भाग करके रिमाइंडर क्या मिलेगा, रिमाइंडर क्या मिलेगा 3 मिलेगा। ठीक है, आप नंबर दूसरा मान सकते हो, आप 13 भी मान सकते हो, 18 भी मान सकते हो, 23 भी मान सकते हो। लेकिन छोटा मानने में क्या दिक्कत है, आपको तो रिमाइंडर चाहिए ना। तो सबसे 8 को भी भाग करके 5 से रिमाइंडर 3 मिल रहा है, तो अपने मन से छोटा नंबर मानेंगे ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो कह रहा है उसी संख्या को का वर्ग, उसी संख्या का वर्ग अर्थात 8 का वर्ग कितना 64 को 5 से भाग करके रिमाइंडर क्या मिलेगा। तो आप कहोगे बहुत ही तसल्ली पूर्वक कि 64 को 5 से भाग करके रिमाइंडर मिलेगा 4। और इस सवाल का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी संख्या का 1/3 75 हो, किसी संख्या के मान लो के का 1/3 कितना है 75, तो वो संख्या क्या होगी 75 3 225 होगी। ठीक है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा हिस्सा 45 है, अर्थात कौन सा हिस्सा 45 है। तो 45/225, 45 पंजे 225 होता है, तो कौन सा हिस्सा होगा 1/5वां हिस्सा 45 होगा। 1/5वां हिस्सा 45 होगा। तो 1/5 दे रखा है ऑप्शन बी में, तो इस ऑप्शन का ये सही आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 20 सेंटीमीटर तथा 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर आकार की ईंटों को 20 मीटर गुणा 10 मीटर क्षेत्र वाले सतह पर रखी जाती हैं। ईंटों की संख्या बताएं। एक बात बताना, मैं कह रहा हूं कि यहां से यहां तक ये कितनी ऊंचाई है 4 फीट, कितनी ऊंचाई है 4 फीट। तो एक बात बताओ आप, एक 4 फीट के 4 फीट लंबाई 4 फीट चौड़ाई, तो आप एक बात तसल्लीपूर्वक बताओ कि यहाँ पे कितनी ईंटें रखोगे, 1 2 3 4 रखोगे ना। तो आप कैसे निकालोगे 4 और आपकी एक ईंट का कितना एरिया है 1 फीट, तो आपकी 4 ईंटें आराम से आ जाएंगी। अब हम कहें कि यहाँ से लेके यहाँ तक 10 फीट है,
और 10 फीट ये लेंथ कितनी है 10 फीट। आपको एक एक फीट की ईंटें रखनी है, आपको एक एक फीट की ईंटें रखनी है, तो आप कितनी रखोगे? आप कहोगे हमको 10 फीट एरिया है और एक ईंट का क्षेत्रफल कितना है 1 फीट, तो कितनी आ जाएंगी ईंटें 10। हम कहें कि एक ईंट का क्षेत्रफल 2 है, एक ईंट का क्षेत्रफल 2 फीट है, तो आप कितनी कहोगे 5 कहोगे। इसी प्रकार आप कह पा रहे हो कि 20 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर आकार की तो ईंट है, लेकिन दीवार का क्षेत्रफल कितना है 20 मीटर इंटू 10 मीटर। ठीक है, हमसे ब्रिक निकालना है, ईंट निकालनी है, तो हमें पता है कि ये तो दीवार का क्षेत्रफल है और एक ईंट का क्षेत्रफल कितना है 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। एक बात बताओ क्या यूनिट सेम है? नहीं सेम है, तो यूनिट को सेम करना पड़ेगा। हमें यूनिट को सेम करना पड़ेगा, 20 मीटर और मीटर को सेंटीमीटर में लेंगे तो 100 से गुणा करनी पड़ेगी। ठीक है, 10 मीटर तो ऑलरेडी था और मीटर को सेंटीमीटर करोगे तो 100 से गुणा करनी पड़ जाएगी। ठीक है, ये कितना लिखा है 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर देखो कैंसिल हो रहा है और 20 से 20 कैंसिल हो रहा है, 10 से 10 कैंसिल हो रहा है, क्या बचा 100 गुणे 100, ये होता है 10,000। तो कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी? आपको 10,000 ईंटों की आवश्यकता होगी, तो ये ऑप्शन रखा है डी में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक बंदर बांस के एक खंभे पर चढ़ने की कोशिश करता है, 3 सेकंड में 4 फीट ऊपर चढ़ता है तथा अगले सेकंड में 2 फीट नीचे फिसलकर आ जाता है। यदि पोल 18 फीट ऊंचा हो तो कितनी देर में बंदर पोल की चोटी पर पहुंच जाएगा? इसके लिए आपको बहुत छोटी सी बात समझनी है। एक बात बताओ, वो 3 सेकंड में क्या करता है? 3 सेकंड में क्या करता है? 4 फीट ऊपर चढ़ता है। 3 सेकंड में क्या करता है? 4 फीट ऊपर चढ़ता है और अगले सेकंड अर्थात चौथे सेकंड में 2 फीट नीचे आ जाता है। तो मैं इस बात को कह पा रहा हूं कि उसने 4 सेकंड मेहनत कर ली, 3 सेकंड तो पहले किया और प्लस 1 सेकंड, अर्थात उसने 4 सेकंड में और दूरी चढ़ी, पहले तो 4 चढ़ गया था ना, फिर अगले क्या हुआ 2 फीट नीचे आ गया। तो हम कह पा रहे हैं कि वो 4 सेकंड में 2 फीट ऊपर चढ़ गया। क्लियर? 4 सेकंड में 2 फीट ऊपर चढ़ गया। ठीक है, चढ़ गया। अब एक बात बताओ तसल्लीपूर्वक, आप कह पाओगे कि अगर हमको चढ़ाना कितना है 18 फीट, तो आप 9 से गुणा कर दोगे और 9 से गुणा यहाँ कर दोगे, ये आ जाएगा 36 सेकंड और 36 सेकंड यानी कि 18 फीट। आपने ऐसा किया नहीं और क्वेश्चन गलत हुआ नहीं। अब कहोगे क्यों? क्यों के लिए आप एक इमेज को देखिए, इमेज दिखाइए। ये वही बंदर है जो आपको हर बार परेशान करता है, ये वही बंदर है जो हर बार आपको परेशान करता है। एक बात बताना तसल्लीपूर्वक, वो यहाँ तक चढ़ा होगा फिसला होगा, यहाँ तक चढ़ेगा फिसलेगा, यहाँ तक चढ़ेगा फिसलेगा। अगर 3 सेकंड, फिर समझिए 3 सेकंड में यहाँ तक चढ़ा, अगले सेकंड यहाँ तक फिसल के फिर से आ गया। ठीक है, फिर 3 सेकंड में यहाँ तक चढ़ा, अगले सेकंड में फिसल के फिर से यहाँ तक आ गया। फिसल रहा है ना अगले सेकंड, तो फिर अगले यहाँ तक चढ़ा, आप फिसल रहा है। एक बात बताइए, जब वो टॉप पर पहुँच गया तो फिसलने के चांस हैं? जब वो टॉप पर पहुँच गया तो फिसलने के चांस हैं? वो ऊपर आराम से बैठा है ना, नहीं आया। आप इसमें बड़ा कंफ्यूज रहते हो कि कैसे हुआ क्या नहीं हुआ। आप तसल्लीपूर्वक फिर से देखिए, वो 3 सेकंड चढ़ा, ठीक है 3 सेकंड चढ़ा और वो 4 फीट चढ़ गया। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई? 4 फीट हो गई। लेकिन वो अगले सेकंड अर्थात अगले सेकंड कितने 2 फीट नीचे आ गया, तो वो यहाँ पे रह गया ना, तो इतनी दूरी कितनी रह गई? 2 फीट। हम मानते हैं आपकी बात से सहमत हैं, लेकिन एक बात बताइए, जब वो टॉप पर पहुँच गया तो वो नीचे फिसलने के चांस हैं? नहीं चांस हैं। तो हम उन सवालों को ऐसे करते हैं, उसको डायरेक्ट उस चक्र में इतनी बार बढ़ाते हैं कि जो लास्ट बार चढ़े ना, जब लास्ट बार चढ़े तो 4 फीट नीचे रह जाए, मतलब यहाँ तक तो उसको चढ़ा लो अपने हिसाब से। ठीक है, अब उसको क्या करना है, हमको डायरेक्ट जब चढ़ाना है तो 4 फीट की दूरी कम रह जाए यहाँ पर, क्योंकि 4 फीट की दूरी रह जाएगी, क्योंकि अगले 3 सेकंड में वो डायरेक्ट 4 फीट चलेगा और टॉप पर पहुंच जाएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। इस बंदर को देख लेना बहुत ध्यान से, क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एक बंदर बांस के खंभे पर चढ़ने की कोशिश करता है, तो एक बताइए एक चक्र कितने का है? एक चक्र कितने का हो रहा है आपका? 3 सेकंड में चढ़ रहा है, अगले सेकंड फिसल रहा है, अर्थात 4 सेकंड का चक्र हो रहा है। और 4 सेकंड में हो क्या रहा है, वो पहले तो 4 फीट चढ़ा था, अगले 2 फीट उतर आया, अर्थात ओवरऑल हम कहें कि वो क्या हो रहा है, तो 4 सेकंड में 2 फीट चढ़ रहा है। 4 सेकंड में 2 फीट चढ़ रहा है। इसको थोड़ा नीचे कीजिए, जगह चाहिए, और ऊपर कीजिए, थोड़ी जगह चाहिए यहाँ पर, बस ठीक है। अब हम कह पा रहे हैं कि जो एक चक्कर था उसमें क्या हुआ, 4 सेकंड। 4 सेकंड कैसे? 3 सेकंड चढ़ने वाला और 1 सेकंड फिसलने वाला। इसमें वो 4 फीट तो चढ़ा और 2 फीट फिसला, अर्थात हम कह सकते हैं कि वो
एक चक्कर अर्थात 4 सेकंड में 2 फीट चढ़ गया। अब उसको चढ़ाना कितना है हमको 18 फीट, तो आप 14 फीट चढ़ा दीजिए। 14 फीट कैसे चढ़ेगा, आप इसमें 7 से गुणा कर दीजिए और इसमें 7 से गुणा कीजिए। 7 चौक 28 सेकंड, तो आप कह पाओगे कि 28 सेकंड में वो 7 दूनी 14 फीट चढ़ गया। क्लियर हुआ नहीं हुआ। अब एक बात बताइए, 14 फीट चढ़ गया ना, अगले 3 सेकंड में वो जंप करेगा, अगले 3 सेकंड में जंप करेगा और टॉप पर पहुंच जाएगा। अगले 3 सेकंड में वो जंप करेगा, अगले 3 सेकंड में जंप करेगा। अब बताइए क्या फिसलने के चांस हैं? जब वो टॉप पर पहुंच गया तो फिसलने के चांस खत्म हो जाते हैं, अर्थात अगले 3 सेकंड में 4 फीट चढ़ेगा और हम इस प्रकार कह सकते हैं कि वो 31 सेकंड में कितना 18 फीट चढ़ गया। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अब भी कंफ्यूजन होगा, ये बंदर बहुत कंफ्यूजन करता था, इस बंदर का कंफ्यूजन शायद खत्म हुआ हो आपका। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 154 कोट के एक ढेर में सफेद कोट लाल कोट की तुलना में 3 कम हैं, लेकिन हरे कोट की तुलना में सफेद कोट 5 अधिक हैं। यदि सभी कोट लाल कोट, सफेद कोट और हरे रंग के, अर्थात 3 ही प्रकार के कोट हैं, लाल, सफेद और हरे। हमसे पूछा है लाल कोट कितने हैं। अगर हम कहें कि लाल कोट जो रेड वाले हैं, रेड है, ग्रीन है और व्हाइट है, यही तो है, रेड है, ग्रीन है और व्हाइट है। अगर हम कहें कि अगर क्वेश्चन के ऑप्शन के हिसाब से चलें तो ऑप्शन कह रहा है कि रेड वाले कितने हैं, 62 हैं। बढ़ते हैं, सफेद कोट लाल कोट की तुलना में 3 कम है। जो सफेद कोट हैं लाल कोट की तुलना में 3 कम है और लाल कोट 62 है, तो ये कितने होंगे, 59 होंगे। आपको समझना चाहिए, ठीक है। लेकिन हरे कोट की तुलना में सफेद कोट 5 अधिक हैं। सफेद कोट 5 अधिक हैं किससे, हरे कोट से। तो हरे कोट कितने होंगे, 54। आप तसल्लीपूर्वक सोचिए, क्या इनको जोड़ के 154 आना चाहिए? क्या 154 आ रहा है? क्या 154 आएगा? आप सोच लीजिए, बहुत ज़्यादा आ रहा है, 154 से बहुत ऊपर आ रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। आप खुद देखिए कि अगर यहाँ से हम कर रहे हैं क्वेश्चन को सॉल्व तो 154 आ रहा है। क्या 154 हो पाएगा? बहुत ऊपर जा रहा है, 6, 5, 11, 5, 16 यही हो रहे हैं और फिर और भी ऊपर जाएगा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। हमें ऑप्शन चलना है। अब जब यहाँ से ज़्यादा हो रहा है तो यहाँ से और ज़्यादा होगा, ये तो और ज़्यादा नंबर हैं, ठीक है। तो इसको चेक करें। अगर लाल कोट 55 है, देखा है कि सफ़ेद कोट लाल कोट की तुलना में 3 कम है। सफ़ेद कोट लाल कोट की तुलना में 3 कम है। लाल कोट अगर 55 है तो ये कितना होगा, 52 होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लेकिन हरे कोट की तुलना में सफ़ेद कोट 5 अधिक हैं। सफ़ेद कोट 5 अधिक हैं किससे, हरे कोट से। तो हरे कोट कितने होंगे, 47। अब क्या इन तीनों को जोड़ के 154 कोट टोटल दे रखे थे, क्या इन तीनों को जोड़ के 154 पूरा होता है? 55 और 47 जोड़िए, 55 और 47 जोड़िए और 52 जोड़िए। 55, 47, 102 और 52 154 होते हैं, अर्थात दी गई कंडीशन को ऑप्शन सी फुलफिल कर रहा है। तो इसको टिक करो और आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक फुटबॉल टूर्नामेंट में 7 विभिन्न टीमों के लिए 87 खिलाड़ी हैं। प्रत्येक टीम में कम से कम 12 खिलाड़ी हैं। किसी एक टीम के लिए सबसे बड़ी संभव संख्या कौन सी है? एक बात बताइए, टूर्नामेंट में खिलाड़ी कितने हैं, 87, और टीमें कितनी हैं, 7। आपको 7 टीमें हैं तो कम से कम क्या करना है, आपको 12-12 तो खिलाड़ी देने हैं। अगर हम 12-12 खिलाड़ी सब में डिवाइड करें, तो 12 7 84 खिलाड़ी तो डिवाइड हो जाएंगे। आपके पास बचे कितने? एक बात बताइए, 12 टीमें हैं, 12 खिलाड़ी हैं, 7 टीमें हैं और एक टीम में कितने खिलाड़ी करने हैं आपको, 12। तो 84 तो ये बटने हैं ही, ये 84 खिलाड़ी तो आपको बटने हैं ही। लेकिन टोटल खिलाड़ी कितने थे, 87। तो आपके पास 3 खिलाड़ी बच गए ना, आपके 3 खिलाड़ी बच गए ना। तो आप अपनी श्रद्धा अनुसार उन तीनों खिलाड़ी को किसी को भी दे सकते हो, किसी भी टीम को दे सकते हो। आपने कहा मैक्सिमम से मैक्सिमम बताओ क्या दे सकते हो। भाई साहब 12-12 तो सबको देने हैं, अर्थात 84 तो बट गए। तो जिसको भी देना चाह रहे थे आप, उसको 12 तो ऑलरेडी मिले थे ना, 12 तो सबको मिल गए। अगर आपके पास 3 है ना, अब जो 3 है वो आप किसी को दे सकते हो। आप किसी एक को दे दोगे तो 3 एक्स्ट्रा मिल जाएंगे उसको। अर्थात जो सबसे बड़ी संभव संख्या क्या होगी, वो 15 होगी, जो आप किसी एक टीम को दे सकते हो। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रोबिन कहता है यदि जय मुझे 40 रुपए देता है तो उसके पास अतुल के पास जितनी राशि है। रोबिन कहता है यदि जय मुझे 40 रुपए देता है, जय मुझे 40 रुपए देगा तो जय के पास कितने रह जाएंगे, जय -40। अगर जय ने 40 रुपए दे दिए तो जय के पास जितने रुपए थे उसमें से 40 कम हो जाएंगे ना। अगर जय के पास 100 थे तो 40 कम करके 60 रह जाएंगे। जय के पास 150 थे तो 40 कम करके 110 रह जाएंगे। क्या आपको पता है कि जय के पास कितने थे? नहीं पता था तो आप कह दो कि जय को कितने थे, जय -40। आगे क्या होता है तो अतुल के पास, देखो
रोबिन कहता है, कहने दो, यदि जय मुझे 40 रुपए देता है, जय 40 रुपए किसी को दे दे तो जय के पास कितना हो जाएगा, जितना था उसमें से 40 कम। तो उसके पास, किसके पास, जय के पास, अतुल के पास जितनी राशि की आधी है। ठीक है, तो अतुल के पास कितनी है नहीं पता, तो अतुल की आधी। मैं यहां से कह सकता हूं कि 2j माइनस 8t इक्वल टू a। ठीक है, अगली कंडीशन में क्या कह रहा है, यदि अतुल मुझे 40 रुपए देता है, अतुल मुझे 40 रुपए देता है, तो हम तीनों के पास बराबर बराबर राशि हो जाती है। जब अतुल मुझे, साफ साफ समझना, बहुत सिर्फ शब्दों का फेर है, उस अतुल मुझे 40 रुपए देता है तो हम तीनों के पास समान राशि हो जाती है। जब अतुल 40 रुपए देगा रॉबिन को, तो रॉबिन के पास तो 40 बढ़ जाएंगे, अतुल के पास 40 कम हो जाएंगे। और कह रहा है जय, अर्थात अतुल अगर 40 रुपए जय को, रॉबिन को दे देता है, तो रॉबिन के पास 40 बढ़ जाएंगे, अतुल के पास 40 कम हो जाएंगे, और जय, हम तीनों के पास बराबर बराबर राशि हो जाती है, ऐसा कहा है सवाल ने। तो हम तीनों के पास राशि हो जाती है। रॉबिन, जय और अतुल के पास कुल मिलाकर कितनी राशि, ये सवाल हमसे पूछा है। इसको जरा ब्लैंक कीजिए, हम यहाँ पर इनको मान निकाल के आपको दिखाते हैं। आप एक काम कीजिए, आपको यहाँ से निकाल लीजिए, क्या a माइनस 40 बराबर जी, ये तो लिखा है ना, तो मैं a का मान यहाँ से रख सकता हूँ कि 2j माइनस 80, 2j माइनस 80 रख सकता हूँ ना मैं। a का मान रखा मैंने 2j माइनस 80 माइनस 40 तो इधर रखा है इक्वल टू j, 2j और इधर आएगा j, तो क्या बचेगा, सिर्फ j। 120 उधर जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 120। अर्थात हम कह पा रहे हैं कि जय के पास कितना है, 120 रुपए। अगर जय के पास 120 है तो हम अतुल का भी निकाल सकते हैं। अतुल का निकालने के लिए क्या कर, ये दे रखा है ना 2j माइनस 80 बराबर a, तो हमें पता है कि 2 और j का मान कितना है, 120 माइनस 80 बराबर a। 12 दूनी 24, 240 में 80 निकाला 160, अर्थात a का मान आ गया 160। अब हमें j का भी मिल गया, अतुल का भी मिल गया, अब हमको चाहिए किसका, रॉबिन का चाहिए। तो रॉबिन का कितना है, रॉबिन का पता है कि रॉबिन प्लस 40 बराबर किसका है, j का, और j का आपको मान पता है, j का मान है 120। तो हम कह सकते हैं रॉबिन प्लस 40 बराबर 120 और रॉबिन इक्वल टू 80। अब हमको तीनों के मान निकल गए, हमको इसका भी पता चल गया, इसका भी पता चल गया और इसका भी पता चल गया। तो हम बहुत ही तसल्लीपूर्वक a प्लस जे प्लस आर इक्वल टू 160, 120 और 80, 120 और 80 200, 200 और 160 हो गया 360। तो इस सवाल का आंसर आएगा 360। इन सवालों को आपको, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो आपको लिख के करना पड़ जाएं, अर्थात अधिकतम सवालों को आप ऑप्शन को अपना हथियार बना के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। एक कार कंपनी ने 6 दिन की विशेष बिक्री में 150 कारें बेची हैं। कंपनी हर रोज पिछले दिन की तुलना में 6 कारें अधिक बेची हैं। छठे दिन कितनी कारें बेची होंगी। इस तरीके के सवाल को आप करिए डायरेक्ट। कैसे करना है, आपको पहले दिन मानिए x, फिर दूसरे दिन क्या होगा x प्लस 6, ये पहला दिन हो गया, ये दूसरा दिन हो गया। तीसरे दिन कितनी बचेगा, इससे 6 ज़्यादा, यानी कि x प्लस 12, फिर क्या बचेगा x प्लस 18, फिर क्या बचेगा x प्लस 24, फिर क्या बचेगा x प्लस 30। क्या 6 दिन हो गए, 1 2 3 4 5 6, हाँ भाई साहब 6 दिन हो गए। और 6 दिनों में कारें कितनी बेची हैं, 150। ठीक है, अब 1 2 3 4 5 6, 6x तो ये रहा, ठीक है, 6 और 12 18, 18 36, 36 और 24 हो जाते हैं तुम्हारे 60 और 30 90। ठीक है, 6x प्लस 90 बराबर हो जाएगा हमारा 150। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि 6x बराबर हो जाएगा 60। तो हम कह सकते हैं x बराबर कितना हो जाएगा 10। x बराबर कितना हो जाएगा 10। उन्होंने कहा है कि छठे दिन कितनी कारें बेची थी, तो छठे दिन हमने कारें बेची थी x प्लस 30 और x का मान है 10 प्लस 30, अर्थात हम कह सकते हैं कि x जो छठे दिन कारें बेची थी 40 कारें बेची थी। इस तरीके से हम सवाल को आंसर निकाल सकते हैं। अदरवाइज हम ऑप्शन को देख सकते हैं कि पहले दिन 70 बेची, दूसरे दिन 64 बेची होंगी, 58 बेची होंगी। भाई साहब 3 ही दिन को जोड़ लिया जाए तो 150 से ऊपर हो गई। इस तरीके से आप ऑप्शन को रिमूव कर सकते हो। आप इसके लिए खुद थोड़ा सा ट्राई कीजिए। अगर पहले दिन 70 बेची है, छठे दिन 70 बेची है, तो 5वें दिन कितनी बेची होंगी, 64, 6 कम इससे 58। अब देख लीजिए, आपको तो बहुत दिन बेचना है ना, आपको 3 दिन और बेचना है, इन्हीं को जोड़ लिया जाए तभी 150 से ऊपर हो रहे हैं। तो अगले चेक करेंगे तो और ज़्यादा जाएगा। इस तरीके आप इस सवाल का आंसर तसल्लीपूर्वक निकाल सकते हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
सेठ व गुरु प्रत्येक के पास गेंदों का संग्रह है। सेठ गुरु से कहता है कि यदि वह अपनी गेंदों में से 4 उससे दे दे तो उनके पास गेंदों की संख्या समान हो जाएगी, लेकिन यदि गुरु उससे 4 गेंदें ले ले तो गुरु के पास दोगुनी गेंदें हो जाएंगी। सेठ के पास कितनी गेंदें? हमको सेठ के पास नहीं गेंदें और हम एक्स और वाई मान के करेंगे नहीं, आएगा फिर भी नहीं करेंगे, एक्स वाई मान के करना ही नहीं है। अगर कह रहा है कि सेठ के पास कितनी गेंदें तो हमें पता है कि अगर सेठ के पास 20 होंगी तो गुरु के पास कितनी होंगी? 28 होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि सेठ व गुरु के पास गेंदों का संग्रह है। सेठ गुरु से कहता है, सेठ, ये सेठ है ना और ये गुरु है, सेठ गुरु से कहता है कि यदि वह 4 गेंदें उसे दे दे, अर्थात गुरु इसको 4 गेंदें दे दे तो इसके पास 24 हो जाएंगी, 4 बढ़ जाएंगी, इसके पास 4 कम हो जाएंगी, 24 हो जाएंगी। क्या ये दोनों बराबर हो गए? हाँ, ये दोनों बराबर हो गए। अगले क्या कहता है? तो उनके पास गेंदों की संख्या समान हो जाएगी, लेकिन यदि गुरु उससे 4 गेंदें ले ले, अर्थात ये कंडीशन ना करके कि गुरु क्या करे, ये वाला गुरु इससे 4 गेंदें ले ले, जब इससे 4 गेंदें लेगा तो 28 तो ऑलरेडी थी, 4 और बढ़ जाएंगी, कितनी हो जाएंगी? 32। इसके पास थी कितनी? 20। इसने 4 किसको दे दी? गुरु को, तो इसके पास कितनी रह जाएंगी? 16। क्या दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है? क्या गुरु के पास सेठ की दोगुनी गेंदें हो गई? हाँ, दी गई कंडीशन को ऑप्शन ए फुलफिल कर रहा है, तो टिक करो और आगे बढ़ो। कोई एक्स वाई मानने की जरूरत नहीं है। अगर एक्स वाई माना तो एक्स और वाई ही मानते रह जाओगे, क्वेश्चन पेपर रह जाएगा कि आपका कि पता चले कि आप 85 क्वेश्चन करके आ रहे हो 100 में से, तो क्या फायदा है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑप्शन का हथियार बना लो आप अपना। 3/n इक्वल टू क्या लिखा है? 7/12। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा? 12 × 36 बराबर 7n। तो n बराबर क्या हो जाएगा? 36/7। 7 × 5 = 35, 1/7 जो दे रखा है ऑप्शन में। बेहद आसान सवाल, वो भी आया हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक आदमी के पास 1 रुपए के नोट, 5 रुपए के नोट तथा 10 रुपए के नोटों का कुल मूल्य कितना है? 480 रुपए है। यदि नोटों की संख्या बराबर हो तो नोटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। अर्थात कहा है कि जो नोट हैं 1 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के, उनमें नोटों की संख्या कैसी है? बराबर है, और उन तीनों का मूल्य कर दिया जाए तो 480 है। वो कह रहा है नोटों की संख्या कुल कितनी है? 60 है। तो हमें पता है प्रत्येक प्रकार के नोट कितने होंगे? 20, 20 और 20। क्लियर? अगर 1 रुपए के नोट हैं, 5 रुपए के हैं और 10 रुपए के नोट हैं, तो ये कितने रुपए हो गए? 20। ये कितने रुपए हो गए? 100। ये कितने रुपए हो गए? 200। क्या इन तीनों को जोड़ के 480 रुपए हो रहा है? 200, 300, 320 हो रहा है। हमें रुपए कितना करना है? 480। तो क्या ये सवाल होगा? ये ऑप्शन होगा? ये बिल्कुल नहीं होगा। अगर कुल संख्या 90 है और हमें पता है कि नोटों की संख्या बराबर बराबर है, तो प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या 30-30 होगी। तो प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या 30-30 होगी। ये 1 रुपए का है, ये 5 रुपए का है और ये 10 रुपए का है। तो 1 रुपए के नोटों की संख्या 30 है, तो कितने रुपए हो गए? 30। 5-5 रुपए के नोट 30 हैं, तो कितने रुपए हो गए? 150। और 10-10 रुपए के नोट 30 हैं, तो कितने रुपए हो गए? 300। क्या इन सब को जोड़ के 480 आ रहा है? क्या इन सबको जोड़ के 480 आ रहा है? क्या कंडीशन जितनी भी दे रखी है वो सारी फुलफिल हो रही हैं? हाँ, सारी कंडीशन फुलफिल ऑप्शन बी कर रहा है, तो टिक करो और आगे बढ़ो। अब इसको मत कहना कि हमको तो नहीं पता 5-5 रुपए के 30 नोट होंगे तो कितने रुपए होंगे। तो भाई साहब पढ़ने का भी कोई फायदा नहीं है कि आपको अगर पता है कि 5-5 रुपए के 30 नोट हैं तो कितने रुपए हो गए। अगर ये नहीं पता है तो पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। कि अगर कह रहे हो कि 5-10 रुपए के हमारे पास 30 नोट हैं तो कितने रुपए हो गए, यही नहीं पता है तो पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। तो क्यों ना, जब हमको ये चीज़ पता है तो क्यों ना सवाल को डायरेक्ट किया जाए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बिना एक्स वाई झंझट के। सवाल कह रहा है एक कक्षा में कितने छात्र हैं यदि सीटों की 4 पंक्तियां भरने के बाद 2 छात्र बच जाते हैं। मतलब क्लास में कुछ ना कुछ स्टूडेंट हैं और एक सीट पे 4 सीटों पे बिठाते हैं तो 2 छात्र बच जाते हैं, बचने दो। और यदि 3 सीटों पे बिठाते हैं, एक सीट पे कितने बिठा रहे हो नहीं पता, एक सीट पे कितने बिठा रहे हो नहीं पता है, लेकिन ये पता है कि अगर 4 सीटों पे बिठा रहे हो तो 2 छात्र बच जाते हैं। और यदि 3 सीटों पे बिठा रहे हो तो 9 छात्र बच जाते हैं। एक बात बताओ, 3 सीटों पे बिठाला और 9 छात्र बच भी गए, तो इसका मतलब छात्र 9 से तो ज़्यादा रहे होंगे। अरे एक सीट पे 1 बिठाला होगा तो कम से कम तो 3 छात्र बिठा दिए होंगे, 9 फिर भी खड़े रहेगा, तो कम से कम तो 12 होने चाहिए। क्या ये 7 वाला ऑप्शन हो सकता है? क्या कुल छात्र 9 है, कुल छात्र 7 कैसे हो जाएंगे भाई? अरे 9 तो खड़े रह गए और कुछ तो बैठे होंगे, 1-2 तो बैठा होगा, नहीं बैठा होगा, काट के तो बैठा लोगे, और 9 तो खड़े रह गए। तो ये बताओ कि 7 टोटल छात्र हो सकते हैं क्या? कक्षा में कितने छात्र हैं भाई? 7 कैसे हो जाएंगे? कह रहा है अगर 26 छात्र हैं, कितने छात्र हैं? 26। तो पढ़ते हैं आगे। यदि सीटों की 4 पंक्तियां भरने के बाद 2 छात्र बचते हैं, अर्थात 26 हैं, 26
हैं, लेकिन 2 छात्र बच गए, अर्थात 24 छात्र बिठा लिए आपने, 24 छात्र बिठा ले हैं। और 24 छात्र बिठाने कितनी सीटों पे बिठा ले हैं आपने? 4 सीटों पे। तो एक सीट पे कितने बिठा ले होंगे? 6। एक सीट पे कितने बिठा ले होंगे? 6। क्लियर हुआ नहीं हुआ? क्योंकि अगर टोटल छात्र 26 हैं और 2 खड़े रह गए तो कितने छात्र बिठा ले हैं आपने? 24। और 24 छात्रों को बिठाला कितनी सीट पे है? 4 सीटों पे। तो एक सीट पे कितने बिठा ले हैं? 6। क्लियर हुआ? ठीक है। अब क्या कह रहा है आपको? ये तो क्लियर हो गया ना, एक सीट पे कितने बिठा लिए? 6। और यदि 3 सीटें भरी जाएं तो एक सीट पे 6 हैं और 3 सीटें भरोगे तो कितने हो गए? 6 3 18, अर्थात आपने 18 बिठा दिए, 18 बिठा दिए और 9 खड़े रह गए, तो कितने छात्र हो गए? 27। लेकिन थे कितने? 26। क्या सभी कंडीशन फुलफिल हुई? क्या सभी कंडीशन फुलफिल हुई? भाई साहब सभी कंडीशन फुलफिल नहीं, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। अगर 30 हैं, कितने हैं? 30। ये चीज बहुत तेजी से होगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कितनी तेज हम उन चीजों को सोच पा रहे हैं, लेकिन आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि इस तरीके से सोचना पड़ेगा, अपनी आदत डालनी पड़ेगी। अगर कितने हैं? 30 छात्र हैं, तो हम कह रहे हैं कि 2 तो खड़े रह गए, तो 28 छात्र बिठा ले। 28 छात्र आप कितनी सीटों बिठा रहे हो? 4। तो एक सीट पे कितने बिठा रहे हो? 7। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? टोटल छात्र अगर 30 हैं तो 2 खड़े रह जाते हैं ना, यदि सीटों की 4 पंक्तियां भरने के बाद 2 छात्र बचते हैं, अर्थात आप 28 छात्रों को बिठा रहे हो और 28 छात्रों को कितनी सीटों बिठा रहे हो? 4 सीटों बिठा रहे हो, तो एक सीट पे कितने बिठा रहे हो? 7। एक सीट पे 7 बिठा रहे हो, आगे बढ़ते हैं। और यदि सीटों की 3 पंक्तियां भर दी हैं, अर्थात एक सीट पे तो 7 और दूसरे पे कितनी? 3। एक सीट पे 7, दूसरे पे कितनी? सॉरी, एक सीट पे 7 तो 3 सीट पे कितने छात्र? 21 छात्र। 21 छात्र तो बैठ गए और क्वेश्चन कह रहा है 9 छात्र खड़े रह गए। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ के 30 हुआ। हाँ भाई साहब कंडीशन फुलफिल हो गई। हाँ भाई साहब कंडीशन फुलफिल हो गई, तो टिक करो और आगे बढ़ो। कोई झंझट में नहीं पड़ना है कि इसको x मानो, इसको x माइनस वाई मानो। भाई कुछ नहीं मत मानो, क्योंकि आप ऐसे मानोगे तो सवाल यही सवाल कर सकते हो ऐसे, और दूसरा सवाल आएगा तो फिर कोई सोचो कि क्या x माने और क्या y माने, और इस तरीके से सोचेंगे तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। ये प्रैक्टिकल लैब से रिलेट कर रहे हैं, जब प्रैक्टिकल लैब से रिलेट कर रहे हैं तो इसमें कहाँ का फार्मूला क्या होता है? कुछ नहीं होता है। तो सवालों को बहुत तसल्लीपूर्वक सवालों कर सकते हैं। एक बार मैं फिर समझा रहा हूँ, इस सवाल को बहुत तसल्लीपूर्वक समझ लीजिए कि कैसे इसको करना है। अगर 30 छात्र हैं, वो कह रहा है कि 28 छात्र बिठा दिए। क्यों? क्योंकि 2 छात्र खड़े रह गए, तो 28 छात्र बिठा रहे हो और एक कितनी सीटों बिठा रहे हो? 4 पे। तो एक पे कितने बिठा रहे हो? 7। क्लियर हुआ? ठीक है, आपको पता चल गया कि एक सीट पे आप कितने छात्र बिठा रहे हो? 7। तो 3 सीटों पे कितने बिठा लोगे? 7 3 21। और कह रहा है 9 छात्र खड़े रह गए। हाँ भाई साहब, इनका डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है कि 21 और 9 जोड़ के 30 हो रहा है और इससे भी 30 हो रहा है। तो क्लियर हुआ तो आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 चाकू एवं 6 कांटों की कीमत 300 रुपए है। यदि 3 कांटों एवं 9 चाकू की कीमत 270 रुपए है, 1 दर्जन चाकू की कीमत कितनी होगी? एक तरीका तो यह है कि आप बिना पेन उठाए, बिना विद इन सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। कैसे? अगर क्या पूछा है, 1 दर्जन चाकू की कीमत कितनी होगी? 1 दर्जन चाकू की कीमत x तो आएगी और x आएगी एक चाकू कीमत, तो उसमें अगर 12 से गुणा करोगे तभी तो 12x आएगा। अब देखिए, क्या 12 का मल्टीपल ये है? नहीं है। 12 का मल्टीपल ये है? नहीं है। 12 का मल्टीपल ये है? नहीं है। 12 का ये मल्टीपल है? नहीं है। तो ऑप्शन ई, नो डाउट। अगर नहीं आ रहा है, ये तो हमारा तरीका, इस तरीके से कर सकते हैं ओरली। अगर ऐसे नहीं करना है तो देखिए क्वेश्चन को फिर कैसे करना है। आपको पता है कि चाकू को x मान लो और कांटे को y मान लो, कोई दिक्कत नहीं। तो 6x प्लस 6y इक्वल टू कितने दे रखा है? 300। तो हम यहाँ से कह सकते हैं x प्लस y कितना आ जाएगा? 50। क्लियर हुआ नहीं हुआ? आगे बढ़ते हैं। यदि 3 कांटों यानी कि 3y, कांटे को हमने क्या माना था? y। कांटे को क्या माना था आपने? y। ये देखो, और चाकू क्या माना था आपने? x। 3 कांटे और 9, x की कीमत कितनी है? 270 रुपए। तो हम यहाँ से कहें तो y प्लस 3x बराबर कितना हो जाएगा? 3 कॉमन ले लिया ना हमने, तो 90। और हमको पता है x प्लस वाई बराबर कितना है, यानी कि y प्लस x बराबर कितना है? 50। तो हमें चाहिए क्या? हमें चाकू कीमत चाहिए, यानी कि हमको x चाहिए। तो हम इसमें से इसको घटा देंगे, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। 3x में से कितना आएगा? 2x आएगा, और 90 में से 50 निकालेंगे 40 आएगा, और हम x बराबर कह सकते हैं 20 आएगा। अर्थात एक चाकू की कीमत कितनी आई? 20। एक चाकू की कीमत 20 है तो हमको 12 चाकू की चाहिए, तो 20 गुणे 12 अर्थात 240। इस सवाल का आंसर 240 आया। क्या 240 12 का फैक्टर है? हाँ, 240 12 से कटता है। तो इसके लिए हम इसको बहुत पहले ही कर सकते थे। कैसे कर सकते थे कि हमको पता है कि एक चाकू की कीमत कुछ भी आए, एक चाकू की कीमत कुछ भी आए, अगर मान लो 3 ही आई तो 20 में 12 से गुणा करोगे तो ये 36 भी तो 12 से कटता है। इस तरह हम सवालों को विद इन सेकंड सोच सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
वास्तविक संख्या x को जब उसके व्युत्क्रम में जोड़ा जाता है तो योग का न्यूनतम मान प्राप्त होता है x। वास्तविक संख्या रियल नंबर होते क्या हैं? दुनिया में जितने भी नंबर होते हैं, माइनस, पॉजिटिव, नेगेटिव, जितने भी नंबर होते हैं वो सब रियल नंबर होते हैं, इमेजिनरी नंबर को छोड़ के। इमेजिनरी नंबर ही कौन से होते हैं? जिनमें आयोटा होता है, रूट के अंदर माइनस होता है, वो आयोटा, वो एक इमेजिनरी नंबर होते हैं। बाकी दुनिया में जितने भी नंबर होते हैं वो सब क्या होते हैं? रियल नंबर, अर्थात वास्तविक संख्या होती हैं। कह रहा है वास्तविक संख्या x को जब उसके व्युत्क्रम में जोड़ा जाता है तो योग का न्यूनतम मान होता है x बराबर है। तो x का मान आप कहो कि कोई भी मान उठा लो, जैसे आपने -1 उठाया, आपने सबसे छोटा क्या उठाया? -1। इसका व्युत्क्रम करेंगे, इसका व्युत्क्रम को जोड़ा जाता है, अर्थात इसके व्युत्क्रम -1/-1 को इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? -1 और -1, अर्थात कितना आया? -2। ये क्या न्यूनतम मान है? ये क्या न्यूनतम? हमसे न्यूनतम मान पूछा है। अब माइनस में न्यूनतम मान तो पता नहीं ना, अरे -1 -2 से सबसे बड़ा न्यूनतम मान होता है माइनस में, वो -1 होता है। उसके बाद उससे छोटा -2 -3 -4, पता नहीं कहाँ तक जाएगा। क्या आप न्यूनतम मान माइनस में बता सकते हो? नहीं बता सकते हो, ठीक है। अब पॉजिटिव में चलें तो अगर पॉजिटिव में 1 है तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा? 1/1, अर्थात क्या हो जाएगा? 2। हम इस प्रकार देख पा रहे हैं कि वास्तविक संख्या में 1 और उसका व्युत्क्रम का योग ही 2 देगा, इसके अलावा अन्य सभी नंबर आपको 2 से ज़्यादा देंगे। वो कैसे ज़्यादा देंगे? आप देखिए 1.1 मान लो, या आप कहिए कि 0.1 मान लो। आप कह रहे हो या आप सोच पा रहे हो, मैं इन चीज़ों को डिक्लेयर कर रहा हूँ, वरना क्वेश्चन को टिक करके मैं आगे बढ़ सकता था, लेकिन मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ कि रियल नंबर कैसे कैसे खेल करते हैं। रियल नंबर वो होते हैं जो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, वो सब होते हैं, लेकिन इमेजिनरी नंबर को छोड़ के बाकी जितने भी नंबर होते हैं, रेशनल, नेचुरल, जितने भी नंबर होते हैं वो सारे नंबर रियल नंबर होते हैं। मैं इनका एक वीडियो आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में आपको एक वीडियो मिल जाएगा कि जहाँ पर रियल और रेशनल नंबर को क्लासिफिकेशन किया गया है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कि अगर 0.1 मान सकते हो कि 0.1, तो 0.1 प्लस इसका व्युत्क्रम अर्थात 0.1, इनको हम जोड़ेंगे तो ये तो 0.1 आएगा। ये कितना देगा? 10। ये कितना देगा? 10.1। हमको तो छोटा मान चाहिए था, इतने बड़े मिल रहे हैं। अर्थात एक ऐसा नंबर है जिसको अगर व्युत्क्रम को जोड़ दिया जाए तो सबसे न्यूनतम मान 2 प्राप्त होगा, तो इसका मान 1 होगा, दूसरा कोई नहीं। आपको मैंने नेगेटिव भी लेके दिखा दिया, 0.1 भी लेके दिखा दिया। आप 2 लेके देखो, 2 + 2 का व्युत्क्रम, 1/2, इनको जोड़ेंगे तो 2 + 0.5 कितना आएगा? 2.5। अर्थात हम देख पा रहे हैं कि x का न्यूनतम मान 1 ही होगा, तभी इन दोनों को जोड़ के 2 मिलेगा। अर्थात एक ऐसी संख्या है जो सबसे न्यूनतम मान देती है, अगर उसको और उसके व्युत्क्रम दोनों को जोड़ दिए जाए तो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन 144। इसमें लिखा है 800 और 1100 के बीच 79 से विभाजित होने वाली सभी संख्याओं का योगफल क्या होगा। एक बात बताइए, अगर मैं 79 की 10 से गुणा कर दूं तो कितना आएगा? 790 आएगा ना। तो मुझे 790 की गुणा, ये तो 800 से छोटा है तो मैं इसको नहीं ले सकता हूँ, तो 11 की गुणा कर सकता हूँ, और 79 गुणे 12 की गुणा कर सकता हूँ, 79 गुणे 13 की गुणा कर सकता हूँ, और 79 गुणे अगर मैं 14 कर रहा हूँ तो इसको 80 मान लो लगभग, तो 80 और 14 करेंगे तो कितना हो रहा है? ये 1100 से ऊपर जा रहा है। अब चेक करो, इसको 80 मान लो तो 14 8 कितना होता है? अब देखो 14 और 8 की गुणा करनी है ना, तो 14 और 8 की गुणा करके देखो, 80 की गुणा करनी है, इसको 80 मान सकते हो ना आप, समथिंग, तो इनकी दोनों की गुणा करोगे तो 14 8 112 होता है, 14 7 98, 14 8 112 होता है, तो यानी कि 1100 से ऊपर जा रहा है। जब 1100 से ऊपर जा रहा है तो ये संख्या भी नहीं ले सकते, तो हम 3 ही नंबर को ले सकते हैं, 79 गुणे 12, 79 गुणे 11 और 12 13, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 79 यहाँ से अगर कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा? 11 + 12 + 13, ठीक है। तो 79 गुणे 11 12 23 और 36, इन दोनों की हमको गुणा करनी है, तो हमको पता है कि इन दोनों की गुणा करनी है, तो उसको 80 मान लो। अरे 80 मान सकते हो, और नहीं मानना है तो आप ऐसे कर लो, 79 और 36, इसमें आपको मजा आया तो ये कर लो, वरना आप इन सवालों को बहुत तसल्लीपूर्वक फिर से सोचो कि 11 12 कितने हो गए? 23, 23 और 13 कितना हो गया? 36, 36 और 79 की गुणा करनी है, तो क्यों ना मैं 79 को 80 - 1 लिख लूँ, तो गुणा किससे कर लूँ? 36 से। तो जो भी नंबर आएगा तो 36 घटाऊंगा ना लास्ट में। एक बात बताइए, 80 की गुणा में 36 से करूँगा तो लास्ट में 0 आएगा, 80 की गुणा में 36 से करूंगा लास्ट में 0 आएगा, और उसमें से 36 घटाऊंगा, अर्थात मैं 100 में से 36 घटा रहा हूं, तो 100 में से 36 घटा के 64 मिलेगा कि 44 मिलेगा कि 54 मिलेगा कि 44 मिलेगा। 100 में से 36 घटा के आपको 64 ही मिलेगा। तो आप बिना कैलकुलेशन किए सवाल का आंसर बता सकते हो, वरना आप करके देख लो कि आपको कितना समय लगेगा। ये छोटी छोटी चीज़ों को आपको अपने अंदर अपने प्रैक्टिस में लानी पड़ेगी, तभी आप सवालों को जल्दी कर सकते हैं, वरना क्वेश्चन तो पूरा कर लिया लेकिन कैलकुलेशन में ही 1 मिनट लगा रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। आपको 30 सेकंड मिल रहे हैं, मात्र 30 सेकंड मिल रहे हैं क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करने के लिए, तो 30 सेकंड से कम पर प्रैक्टिस करो, तभी हम सवालों को आसानी से बता सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
एक व्यक्ति ने अपने सबसे बड़े पुत्र को 2500 रुपये दिए, अपनी संपूर्ण संपत्ति का 5/12वां भाग अपने दूसरे पुत्र को दिया तथा सबसे छोटे पुत्र को उतना दिया जितने पहले और दूसरे को मिलाकर दिया। एक बात बताइए, सबसे छोटे पुत्र को उतना दिया, छोटे पुत्र को उतना दिया जितना उन दोनों को मिलाकर दिया, तो समझ नहीं आ रहा कि आधा आधा दिया, आधा छोटे को दे दिया, आधा सेकंड वाले और थर्ड वाले को दे दिया, यानी कि उन दोनों को मिला के दिया, आधा छोटे वाले को दिया। तो ठीक है, क्वेश्चन की कह रहा है कि सबसे बड़ी तो टोटल प्रॉपर्टी आप अपने हिसाब से मान लो, तो टोटल प्रॉपर्टी आप अपने हिसाब से मान लो और ऐसा मान लो कि टोटल प्रॉपर्टी जो 2 से भी कट जाए, 3 से भी कट, मतलब हर नंबर से कट जाए, क्योंकि टोटल प्रॉपर्टी 12 है, 5/12वां भाग, तो हमने टोटल प्रॉपर्टी माना कि टोटल प्रॉपर्टी कितनी है उसकी 12 यूनिट। ठीक है, तो कह रहा है कि क्वेश्चन में तो अपने दूसरे पुत्र को, यानी कि जो सेकंड वाला था उसको कितने दिया, टोटल प्रॉपर्टी का अपनी संपूर्ण संपत्ति का 5/12, यानी कि संपूर्ण संपत्ति कितनी थी 12 यूनिट का, कितना 5/12, तो हम कह सकते हैं 12 से 12 कट जाएगा, जो सेकंड नंबर वाला था उसको कितने दिया 5 यूनिट, और जो फर्स्ट वाला था सबसे छोटा वाला था, स्मॉल कह लो उसको, मिडिल कह लो, ये मिडिल था, ये स्मॉल था, तो स्मॉल वाले को सबसे छोटे वाले को कितना दिया। जब हम समझ पा रहे हैं कि छोटे पुत्र को उतना दिया जितना पहले और दूसरे को मिला के दिया, तो समझ पा रहे हैं कि सबसे छोटे पुत्र को आधा दिया। तो टोटल प्रॉपर्टी कितनी थी 12 यूनिट, कितना दिया आधा यूनिट, कितना दे दिया 6 यूनिट। अब एक बात बताओ, मिडिल वाले को कितना दिया 5 यूनिट, छोटे वाले को कितना दिया 6 यूनिट, टोटल कितनी थी 12 यूनिट, तो बची कितनी 1 यूनिट। अब 1 यूनिट किसको दी होगी, सबसे बड़े वाले को, बिग वाले को, बड़ा वाला बचे ना। मिडिल वाले को कितना दिया 5 यूनिट, स्मॉल को कितना दिया 6 यूनिट, तो 11 यूनिट हो गई ना, 11 यूनिट तो बढ़ गई थी कितनी 12 यूनिट, तो 1 यूनिट बची ना, और 1 यूनिट का मान दे रखा है 2500 रुपये। तो हमसे पूछा है कि टोटल प्रॉपर्टी बताओ, सबसे छोटे पुत्र को कितनी राशि मिली, तो छोटे पुत्र को मिली थी 6 यूनिट, तो 6 गुणे 2500, डबल जीरो ऐसे ही आ जाएंगे, और 25 छक्का 150, तो कितने आ गए, इतने आ गए। ठीक है, 15,000 रुपये आ गए, 15,000 दे रखा है ऑप्शन बी में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक सीडी की पहली 1000 प्रति बनाने का व्यय x रुपए है, प्रति सीडी है। इसके बाद की हर प्रति सीडी बनाने का खर्च 22 रुपए है। यदि जेड संख्या 1000 से अधिक है तो सीडी की जेड प्रति बनाने का खर्च कितना है। एक बात बताइए, तसल्ली पूर्वक समझिए बातों की। बात क्या है कि एक सीडी की पहली 1000 प्रति बनाने का मूल्य मैंने कहा x रुपए है, x रुपए इन्होंने कहा, हमने कहा 1 रुपए है। कितना रुपए है 1 रुपए, तो कितना खर्चा हो जाएगा 1000 रुपये। एक सीडी बनाने का खर्च 1 रुपए है तो 1000 सीडी बनाने का 1000 रुपए है। इसके बाद अगर सीडी बना रहे हो तो उसका खर्चा कितना है 22 रुपये। हमने कहा कितना है 2 रुपये, हमने कहा 2 रुपये है। यदि जेड संख्या 1000 से अधिक है, अर्थात जेड संख्या 1000 से अधिक होने का मतलब 1005 हो सकती है, 1000 से अधिक होनी चाहिए। तो एक बात बताइए, 1000 सीडी तो आपने बनाई होंगी 1 रुपये के हिसाब से, तो 1000 रुपये खर्च हुए। अब एक टोटल कितनी थी 1005, तो आपने 5 ही तो एक्स्ट्रा बनाई है, तो 5 एक्स्ट्रा बनाई है, कितने रुपए 2 रुपये, तो कितना 10 रुपये। तो इस तरीके से हम जोड़ के सवाल का आंसर बता सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है x और y दे रखा है, तो हम x और y के टर्म में तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो 1000 जो सीडी का एक्सपेंडिचर है वो कितना है, अरे एक सीडी का अगर 1 रुपये था तो 1000 था, तो 1000 तो है, और एक सीडी का है कितना x रुपये, तो 1000x। ठीक है, ठीक है। अब बढ़ते हैं रिमेनिंग। रिमेनिंग कितनी बची होंगी, अरे भाई साहब रिमेनिंग कितनी बची होंगी, जैसे हमने कहा था 1005 है, 1005 है, जेड का मान कितना माना था 1005, तो 1000 घटाएं थी ना, तभी तो कहा कि 5 सीडी एक्स्ट्रा है। इसी प्रकार हम अगर हमें नहीं पता तो रिमेनिंग एक्सपेंडिचर कितना होगा, रिमेनिंग एक्सपेंडिचर कितना होगा भाई साहब, जेड माइनस 1000। क्लियर हुआ नहीं हुआ, यानी कि जेड अगर कुछ भी अगर 1001 है जेड का मान तो एक सीडी एक्स्ट्रा बनाइए, जेड का मान 1005 है तो 5 सीडी एक्स्ट्रा बनाई होंगी। इनका खर्चा कितना है 22 रुपये। तो हमसे पूछा इन दोनों को जोड़ के बता दो, तो हम इसको क्या जोड़ सकते हैं, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 22z माइनस 1000y, इन दोनों को जोड़ के बता दो। इन दोनों को जोड़ के हम बताएंगे इसको और इसको, तो कितना हो जाएगा। देखिए 22z तो ऐसे ही आ जाएगा, 22z माइनस 1000 कॉमन ले लो, अगर 1000 या प्लस का ले लो तो प्लस का 1000 कॉमन ले लो तो बच जाएगा x माइनस वाई। तो इस सवाल का आंसर होगा 22z प्लस 1000 ब्रैकेट में x माइनस वाई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये दे रखा है ऑप्शन सी में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। यदि a समान नहीं है b के, b समान नहीं है c के, c समान नहीं है d के, और एक क्वेश्चन दे रखी है d बराबर 3a
बराबर बी प्लस सी। एक क्वेश्चन दे रखी है, सभी धनात्मक होने पर निम्नलिखित में से कौन सा समान हो सकता है। तो ऑप्शन चेक करो। अगर मैंने बी बराबर डी रखा, बी बराबर डी रखा तो यहाँ तो डी है, तो डी बराबर बी प्लस सी लिख सकता हूँ ना। कोई सी क्वेश्चन किसी के बराबर हो सकती है, और डी की जगह मैं क्या रख दूंगा, बी। तो बी बराबर बी प्लस सी, तो बी से बी कट जाएगा, सी बराबर क्या आ जाएगा, 0। कुछ बना क्या? आपको क्या प्रूफ करना था कि ए समान नहीं है बी के, बी समान नहीं है सी के, और सी समान नहीं है डी के। ये प्रूफ करना था कि यहाँ पे तो सी 0 हो गया, कुछ आया नहीं आया। तो क्या करें आप, दूसरा ऑप्शन चेक करें। और क्या करेंगे, आप रखेंगे ए तथा सी, ए तथा सी, ए तथा सी। तो मतलब एक की जगह क्या रखना है आपको, सी रखना है। अगर आप एक की जगह सी रखोगे तो आप क्या करोगे, 3 तो है ही ऐसा, और एक की जगह क्या रखना है हमको, सी बराबर बी प्लस सी। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ 3c हो जाएगा, माइनस सी हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो हम कह पाएंगे 2c बराबर बी। क्या सी बी के बराबर है, नहीं बराबर है, क्या कंडीशन फुलफिल हो गई? हाँ, कंडीशन फुलफिल हो गई। कंडीशन में यही प्रूफ करना था कि सी बराबर नहीं है बी के, ए समान नहीं है बी के, बी समान नहीं है सी के, बी समान नहीं है ना सी के, बी समान नहीं है ना सी के, हाँ नहीं है सी के। तो ये कौन सा हो रहा है, ऑप्शन बी पर सॉल्व हो रहा है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए तथा बी का योग कितना है, 116 के बराबर। ए प्लस बी का योग कितना है, 116 के बराबर। ए सी से 3 कम है, ए जो है सी से 3 कम है, यानी कि सी ज़्यादा है, कितना, 3 कम है। लेकिन जो ए है वो बी से 4 अधिक है, जो ए है वो बी से 4 अधिक है। ठीक है, तो सी की संख्या के बराबर है, तो हम यहाँ से निकाल लें, बी कट जाएगा, क्या बचेगा, 2b, 2a बराबर 120। तो हम कह सकते हैं ए बराबर कितना आ गया, 60, ए बराबर कितना आ गया, 60, और यहाँ पर c माइनस 60 बराबर 3। ए सी से 3 कम है, ए सी से 3 कम है, ए सी से 3 कम है, तो यहाँ 60 आ गया, और इसका मान c बराबर हो जाएगा 3 प्लस 60 बराबर 63। तो हम कह सकते हैं कि इनका आंसर आ रहा है 63, कहाँ है, ऑप्शन डी में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। x एक प्राकृतिक संख्या है जो x प्लस 1 x प्लस 2 हमेशा किससे विभाजित होगी। तो x का मान प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है, तो x का मान कुछ भी मान लो, अपनी श्रद्धा अनुसार मान लो, तो सबसे श्रद्धा अनुसार हम एक ही मानेंगे। तो हमने कहा अगर x प्लस 1 और x प्लस 2 हमेशा किससे विभाजित होगी, तो हम पहले रखेंगे x बराबर 1, तो मान क्या आएगा, 1 इंटू 2 इंटू 3, कितना आएगा, 6 आएगा। तो दूसरे चेक करेंगे, किस x बराबर 2 रख के देख लो, तो क्या मान आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो 4 3 12 दूना 24। तो ये सबसे नंबर कट रहा है, ना 4 से कट रहा है ना 5 से कट रहा है। अगले आप ऑप्शन देखेंगे तो आप 3 देख सकते हैं और 2 देख सकते हैं, जो भी ऑप्शन होगा उस ऑप्शन को टिक कर सकते हैं, या आप 6 देख सकते हैं। 6 से भी कट रहा है, सबसे पहला नंबर क्या कट रहा है, 6 से कट रहा है, फिर 24 से कट रहा है, तो कौन सा नंबर मान सकते हो, 2 3 6 में से अगले ऑप्शन जो भी दे रखे होंगे आप उनके अनुसार लगा सकते हो। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रथम असंगत संख्या 1 है, दूसरी असंगत संख्या 3 है, और तीसरी असंगत संख्या 5 है। तो इसी प्रकार दूसरी संख्या क्या होगी। पहली ही वीडियो में मैंने सेकंड वीडियो में आपको मैंने समझाया है कि समांतर श्रेणी क्या होती है। समांतर श्रेणी क्या होती है, समांतर श्रेणी लिखिए ए प्लस डी, a प्लस 2d, इस तरीके से समथिंग लिखा होता है। तो यहाँ पर ये क्या होता है, प्रथम पद होता है, d क्या होता है, कॉमन डिफरेंस यानी समांतर अंतर होता है, सर्वांतर होता है। ठीक है, अगर हमको बताना है कि 200 भी संख्या, तो tn यानी कि tn बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब फर्स्ट वीडियो में जाके देखिए, मैंने बहुत अच्छे से इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है। तो हमसे पद कौन सा पूछा है, t 200 पद पूछा है। a का मान कितना है, पहली संख्या कौन सी है, 1, क्योंकि सीरीज कैसे बन रही है, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस डॉट 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 ऐसे नंबर। और हमसे 220 संख्या पूछी है ना, 200 बना tn बराबर 200, तो a बराबर कितना होगा 1, n की जगह कितना रखना पड़ेगा 200 माइनस 1, और d की जगह कितना रखना पड़ेगा, डिफरेंस कितना है 2 का। 1 प्लस 199 गुणे 2। अब 199 की गुणा 2 से करेंगे, क्या आ जाएगा, 1 प्लस 199 की गुणा 2 से करोगे, 200 होता तो 400 हो जाता है, लेकिन 2 कम हो जाएगा, अर्थात 398 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो 399। इस सवाल का आंसर होगा 399, जो दे रखा है ऑप्शन सी में। इस प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 150 पर पहुंच चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।